आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। इसराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन या ईरान पर हमला राजधानी तेहरान से लगभग 225 किलोमीटर दूर दक्षिण में ईरानी शहर नतांज में ईरान के मुख्य यूरेनियम संवर्धन ठिकानों पर किया है। ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रांत के लगभग 10 जगहों को निशाना बनाया गया। साथ ही तबरीज एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। साथ ही इजराइल ने तेहरान में आवासीय मकानों को निशाना बनाया है। ये हमले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में भीषण टकराव की चेतावनी के कुछ ही घंटों के बाद हुए हैं। इससे लगता है कि ट्रंप को इस हमले के होने का पता पहले से ही था। फॉक्स न्यूज के मुताबिक तेहरान के आवासीय इलाकों पर इजरायली हमलों में कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई है और 329 लोग घायल हुए हैं। ईरान के लिए ये उसकी धरती पर 1980-88 के इराक ईरान युद्ध के बाद से सबसे बड़ा हमला है। इसराइल ने ईरान पर जो ताज़ा हमला किया है वो पिछले साल अंजाम दिए गए उसके 2 सैन्य ऑपरेशनों से कहीं ज़्यादा बड़ा और खौफनाक है। ऐसा लगता है कि इस हमले में इसराइल ने वही रणनीति अपनाई है जो उसने पिछले साल नवंबर में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले के दौरान इस्तेमाल की थी। इस हमले का मकसद न सिर्फ ईरान के मिसाइल बेस पर हमला करना था, बल्कि ईरान के ताकतवर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी और देश के कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों जैसे परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख फिरेदून अब्बासी और तेहरान स्थित इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष मोहम्मद मेहदी तेहरानची, बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर साइंस के प्रोफेसर जुल्फगरी को हलाक करना था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ईरान की सेना की एक ब्रांच है और ये ईरान का सबसे मजबूत संगठन है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले एजेंट्स के नेटवर्क ने कथित तौर पर सेना और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तियों की सही जगह की जानकारी देने में मदद की। ईरान से इसराइल के हमले के जो फुटेज हासिल हुए हैं उनमें दिख रहा है कि वैसी ही इमारतों पर हमला किया गया है जैसा पहले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों की इमारतों पर किया गया था। ऐसे ही हमलों में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया था। अब सवाल उठता है कि इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ समय बाद जारी एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि यह इसराइल के अस्तित्व का सवाल है। साथ ही नेतन्याहू कई सालों से ये तर्क दे रहे हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो इसराइल के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। ऐसी जानकारी है कि ईरान के पास कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में संडे को छठे दौर की बातचीत होनी थी। ऐसे में नेतन्याहू की चिंता ये रही होगी कि अगर ईरान किसी समझौते पर पहुंचकर एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया तो ईरान को कभी काबू में नहीं कर पाएगा और 95 लाख की आबादी वाले इजराइल के लिए ईरान हमेशा खतरे के साये की तरह मंडराता रहेगा। इजराइल ने बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरी तरह खाली करवा लिया है, जिसमें सभी नागरिक विमान भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये हवाई अड्डा पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जवाबी हमले में ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ कुड्स के तहत ईरान ने तेल अवीव में जमकर मिसाइलें दागी और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजरायली ठिकानों पर बारिश की तरह हमला किया। इसराइल से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप परंपरागत मिसाइलों और इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के बीच फर्क देख सकते हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के चलते तेल अवीव में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये इमारतें इजराइल के मंत्रालय और सैन्य से जुड़ी संस्थाओं से संबंधित हैं। लिकुड पार्टी द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ईरान की कार्रवाई शुरू होने के बाद से कम 3 इजरायली बसने वालों की मौत हो चुकी है
और 80 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के ताज़ा हमले में तेल अवीव में 3 और सेटरल मारे गए और 110 से ज़्यादा घायल हुए हैं। हालांकि ये इजराइल की तरफ से जारी आंकड़े हैं और मरने वालों और घायलों की संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है। और वैसे भी इजराइल ऐसा देश है जिसकी सरकार सच्चाई को कभी बाहर नहीं आने देती। वहीं एक ईरानी जनरल का कहना है कि ईरान ने इजराइल के 3 प्रमुख एयरबेस भी तबाह कर दिए हैं। आपको सिर्फ तेल अवीव में हुए नुकसान की तस्वीरें दिख रही हैं क्योंकि वो एक आबादी वाला इलाका है जहां हर किसी के पास मोबाइल होता है और वो वीडियो बना लेते हैं। लेकिन ईरान ने नेवतिम, तेल नोफ और ओदा एयरबेस पर भी हमला किया था, लेकिन सैन्य सेंसरशिप की वजह से इन हमलों की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। ईरान के पिछले रात के रॉकेट हमले के बाद कब्जा किए गए मध्य फिलिस्तीन के रहोवोत में स्थित इस्राएली सेटलमेंट में वाइज मैन इंस्टीट्यूट के आसपास के क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरान के रात भर के हमलों के बाद आज सुबह मिसाइलों से प्रभावित इलाकों को सूटकेस हाथों में लेकर इस्राएली लोग छोड़ते हुए देखे गए। वहीं यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने हवाई हमलों के इतिहास में पहली बार अमेरिकी F-35 विमान को नष्ट कर दिया। वायु रक्षा प्रणालियों ने 2 इस्राएली F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, नष्ट किया और नीचे गिरा दिया। ईरान के इस हमले में तेल अवीव में यहूदी लोग रोते बिलखते नजर आए जिनका मकान चला गया या जिनके घर के सदस्य जख्मी हो गए या मारे गए। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि इन ज़ायनिस्ट को क्या फिलिस्तीन के लोगों का मरना और जख्मी होना नहीं दिखता? क्या ये कट्टर यहूदी कौम सांस की नली से सांस नहीं लेते? इनके बॉडी की हलचल अलग होती है, इनका गुर्दा फेफड़ा अलग तरह का होता है, इनके बदन में हड्डियां नहीं स्टील होती है और ये मलमूत्र नहीं त्यागते, अशर्फियां हकते हैं और खाने में अनाज की बजाय मिसाइल रॉकेट खाते हैं। और शायद तभी इन्हें गाजा के भूख से तड़प रहे लोग नजर नहीं आते और बदले में उन्हें बम और गोली से नवाजते हैं। जब अपने पे आती है तो यही यहूदी मिमियाने लगते हैं और मानवाधिकार की दुहाई देते हैं। ऐसे दोहरे कपटी जालिम शैतानों का एक ही इलाज है, जैसा ये करते हैं इनके साथ भी वैसा ही सुलूक हो, तभी इन्हें इनकी नानी याद आती है। क्योंकि ये चालाकी, झूठ, फरेब इन्हें विरासत में मिला होता है जिसे ये तज नहीं सकते कभी। याद दिला दें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मुख्यालय तेल अवीव के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है जहां आम नागरिकों की मौजूदगी है। अमेरिका और इजराइल हमेशा से इस तरह से रिहायशी इलाकों में सुरक्षा या खुफिया एजेंसियों मुख्यालय बनाए जाने को ह्यूमन शील्डिंग कहते रहे हैं। और तेल अवीव की घनी आबादी के बीच मोसाद का मुख्यालय होना क्या दर्शाता है? क्या ये इजराइल का दोगलापन नहीं है जो वो खुद करता है, जिसका आरोप हमास पर लगाता है? 1 दशक से भी ज्यादा समय से इस्राइल ईरान की परमाणु तरक्की को धीमा करने के पीछे और उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करता रहा है। जैसे कि ईरानी वैज्ञानिकों की अज्ञात हमलावरों ने रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी थी। परमाणु कार्यक्रम के सैन्य प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल फखरीजादेह की 2020 में तेहरान के पास एक सुनसान सड़क पे हत्या कर दी गई थी। इससे पहले अमेरिका और इस्राइल के साइबर जासूसों ने ईरान के सेंट्रीफ्यूज में एक विनाशकारी कंप्यूटर वायरस डालने में सफलता हासिल की थी। इसका कोड नेम स्टक्सनेट था और इसकी वजह से ईरान के सेंट्रीफ्यूज उसके कंट्रोल से बाहर हो गए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए एक समझौता हुआ था। ये 2015 में ओबामा के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दुनिया का सबसे खराब सौदा कहा और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अमेरिका को इस सौदे से बाहर कर लिया। ईरान ने भी 2018 में इस सौदे का पालन करना बंद कर दिया। अगर ईरान मध्य पूर्व
यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करता है, तो इस बात का खतरा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और संघर्ष में फंस सकता है। अब इसी कड़ी में दो देशों का नाम लेना जरूरी है। एक लीबिया, जहां कर्नल गद्दाफी ने 2003 में अपने मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों के कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी, लेकिन 8 साल बाद विरोध प्रदर्शनों के चलते उनकी मौत हो गई। इन विरोध प्रदर्शनों को पश्चिम एयर पावर का समर्थन था, लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया के इंटरनेशनल पाबंदियों के बावजूद परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल भंडार जमा कर लिया है। इस वजह से उत्तर कोरिया पर कोई भी हमला करने से पहले 2 बार, 10 बार, 100 बार सोचने को मजबूर जरूर होता है। इस सब का लबोलुआब यही है कि अगर ईरान परमाणु बम यानी एटम बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की रेस भी शुरू हो सकती है। सऊदी अरब, तुर्की और संभवतः मिस्र भी ये तय कर सकते हैं कि उन्हें परमाणु हथियारों की जरूरत है।